नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 28 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी और इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो बेसिक जीके है, स्टैटिक्स है, जनरल स्टडीज़ है, उसको भी आप लोग जान सकें और अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकें। इसके साथ ही इस को लाइक करना ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उसके साथ ही आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि करलापट वन्यजीव अभयारण्य जो खबरों में बना रहा, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन थे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में है करलापट वन्यजीव अभयारण्य। ये सुर्खियों में इस वजह से बना रहा था क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हाथियों की मृत्यु दर्ज की गई। उसका कारण था कील या लोहे से जो चोटें हाथियों को लग रही थी, कटीले तार हैं लोहे के उनसे, और जो कीले हैं उनसे जो चोट उनको लग रही थी, जिसकी वजह से उनको रक्त स्त्रावी एक रोग है, सेप्टिसीमिया, वो हो गया था और उनकी वजह से उनके शरीर से रक्त का बहाव है लगातार होता रहा, जिसकी वजह से कई हाथियों की मृत्यु यहाँ पर हुई। तो इसके लिए जो रोग वहाँ पर पनपा हाथियों में, सेप्टिसीमिया, करलापट वन्यजीव अभयारण्य में, तो इस कारण ये सुर्खियों में बना रहा। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, आईओसी ने 2032 के ओलंपिक खेलों के लिए पसंदीदा स्थान कौन सा चुना है? तो ऑप्शन है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद भारत, रियो डी जनेरियो ब्राजील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 की ओलंपिक खेलों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में चुना है। और इस को लेकर अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले जो मेज़बानी की थी ओलंपिक खेलों की, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 2000 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, सिडनी में। तो इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार आयोजित किए जाने के लिए ब्रिस्बेन को पसंदीदा स्थान के रूप में अभी चुना गया है। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भी ऑस्ट्रेलिया कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्वींसलैंड जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, जो एक राज्य है क्वींसलैंड, उसने इसकी मेज़बानी की थी। ऑस्ट्रेलिया की का जो राज्य है क्वींसलैंड, उसने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। इसी के साथ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये एक गैर लाभकारी स्वतंत्र खेल संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में की गई थी। और इसके बाद 1896 में 1896 में पहली बार एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसका आयोजन ये करवाता है। और इसके साथ ही अभी वर्तमान में देखें तो इसके थॉमस कौन है, आईओसीए के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक आईओसी के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के लुसाने में आईओसी का मुख्यालय है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसाने में। और इसके बाद जो अभी 2020 का टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, वो जापान के टोक्यो में किया जाएगा। इसके साथ ही 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ओलंपिक 2020 खेल जापान में, 2024 का ओलंपिक पेरिस में और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने दूसरे और अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को जून तक ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने जून तक पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में, ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है। एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को सभी जो नामित आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी वहां पर निवास कर रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं,
उनके खिलाफ जो भी वित्तीय प्रतिबंध है, फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन है, उनको जो है इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित जो भी आतंकवादी हैं, यूनाइटेड नेशन ने जिन जिन आतंकवादियों को नॉमिनेट किया है और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। और ये कार्रवाई देखी गई अक्टूबर 2020 में FATF ने ये कार्रवाई की थी, यानी कि पाकिस्तान को अक्टूबर 2020 में ग्रे सूची में, ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया था। और पाकिस्तान जून 2018 से ही ग्रे सूची में शामिल है और 2020 तक आते आते भी वो ग्रे लिस्ट में था। और सबसे पहले जो है इसे 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद 2020 में इसको आगे बढ़ाया गया और अभी हाल ही में इसको जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार देखें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, FATF क्या है, इस पर एक दृष्टि डालें तो इसकी स्थापना 1989 में 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में G7 कंट्रीज़ ने मिलकर की। G7 देशों की एक पहल है ये FATF। और FATF का सचिवालय कहाँ है? FATF का सचिवालय फ्रांस के पेरिस में है, जहां आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। तो वहीं पर वहीं मुख्यालय में इसका भी सचिवालय है। किसका? FATF का सचिवालय भी कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। इसका उद्देश्य है, FATF को बनाने का जो उद्देश्य था G7 कंट्रीज़ का, वो कुछ इस प्रकार था कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी जो फिनेंशियल है, वित्त पोषण है, फिनेंशियल सपोर्ट है, ऐसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता और अन्य जो कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली उनका इन्फोर्समेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। यानी कि मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के शुरुआत में जो इसको 1989 में बनाया गया था, तो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि आतंकवादी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर देशों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है, कुछ प्रमुख देश जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक, ईरान है, सीरिया है, तो उन देशों में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे एक बड़ा जो कारण था वो वित्त पोषण था। और ये वित्त पोषण उन देशों को किसी न किसी रूप से आर्थिक सहायता के रूप में विदेशी देशों द्वारा प्रदान की जाती थी, जिसका उपयोग वो आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए करते थे। फिर इसके बाद FATF के कार्य में बढ़ोतरी की गई और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटने का भी अधिकार दिया गया। तो किसी भी देश को FATF की अगर ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। तो इसी प्रकार अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट की सूची को बढ़ाने का, ग्रे लिस्ट का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने का जो कारण रहा है वो यही रहा है कि पाकिस्तान FATF की दिए गए निर्देशों का पालन ठीक से नहीं कर पाया है और ना ही वो आतंकवादी फंडिंग पर किसी तरीके की रोक लगा पाया है और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घटनाओं पर रोक लगा पाया है। तो इसी तरीके से एक ब्लैक लिस्ट भी होती है FATF की, और उसमें अगर किसी देश को FATF रख देता है, शामिल कर देता है, तो उस देश को किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाती है। यानी IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या ऐसे जो संस्थाएं हैं जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं देशों को, विकासशील देशों को या विकसित देशों को, ताकि वो विकास कर सके, तो उनको जो है वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाती है अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में FATF डाल देता है। तो वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 37 सदस्य देश FATF में हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन में शामिल हैं। भारत FATF में 2010 में सदस्य देश बना था, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भारत जो सदस्य बना था वो 2010 में बना था। तो अभी वर्तमान में FATF में 37 सदस्य देश हैं, जिसमें से एक भारत भी है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर, यानी कि वीडियो का आज का हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स को शुरू किया गया है और दूसरा ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है जिसको गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये वर्तमान में चल रहा है।
इस प्रकार देखा जाए तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर बहु खेल आयोजक है। कई प्रकार के खेलों को एक साथ आयोजित किया जाता है इसमें। और 2020 में लेह और गुलमर्ग में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। 2020 नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लेह और गुलमर्ग में। और उस समय जम्मू कश्मीर पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का विजेता के रूप में उभरा था, यानी कि जो पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका विजेता जम्मू कश्मीर बना था। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है? कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है? तो ऑप्शंस है हमारे 15 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल, 14 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल, 13 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल या 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल। तो इसका उत्तर होगा 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल। 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों को जल शक्ति मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है। किस मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल जैसी जो ये योजना है उनका जो चयन है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक पहल है, एक योजना है कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों को चुना जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए पर्यटन के उद्देश्य से। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा, और इसके अलावा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, और जिस राज्य में वह स्मारक है, आइकॉनिक स्थल है, स्मारक है, वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सहयोग से इस पहल को लागू किया गया है। किस पहल के अंतर्गत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल को शामिल किया गया है, शुरू किया गया है। तो इसी के साथ देखते हैं कि स्थल का जो चयन है उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता मानकों में सुधार करना और देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि जब हमारे पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता होगी और सभी जो बेसिक सुविधाएं हैं, पेयजल इत्यादि की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी, तो देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे जो सेवा क्षेत्र है, जो टूरिज़्म है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। यानी कि सेवा सेक्टर का जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रभाव हमें दिखाई देगा, उसमें इजाफा दिखाई देगा, ताकि जो सेवा सेक्टर अभी तक कोविड महामारी के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव सेवा सेक्टर पर ही पड़ा था, उसको बढ़ावा मिलेगा। यानी कि पर्यटन से जो है सेवा सेक्टर, जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ देखा जाए तो इस चौथे चरण में जो शामिल स्थल हैं वो कौन कौन से शामिल स्थल हैं? अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, जैसलमेर किला राजस्थान में, सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है, इसी प्रकार बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश, और सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपा है, रामदेवरा मंदिर राजस्थान, रॉक गार्डन चंडीगढ़, और आगरा का किला उत्तर प्रदेश इसको शामिल किया गया है। और इसके साथ ही कुंभलगढ़ किला जो कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण किला है, कुंभलगढ़ किला, उसको भी शामिल किया गया है। गोलकुंडा किला जो कि तेलंगाना में स्थित है, और डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, उसको भी इस में आइकॉनिक स्थलों की, प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की काली घाट मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार देखें तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, वो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में शुरू की गई थी, आयोजित की गई थी। और ये भारत सरकार द्वारा खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने की एक पहल के रूप में शुरू की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर, और 5वां प्रश्न है हमारा आज का कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शंस हैं कुशीनगर हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और कुशीनगर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। तो इसी प्रकार देखते हैं कि नगर विमानन महानिदेशालय ने, अभी किसने? नगर विमानन
महानिदेशालय ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाइसेंस दिया है। तो उत्तर प्रदेश में ये ऐसा तीसरा हवाई अड्डा होगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने का लाइसेंस अभी DGCA ने प्रदान किया है, यानी कि नगर विमानन महानिदेशालय ने प्रदान किया है। इससे पहले जो 2 हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हवाई अड्डा बन गया है वो कुशीनगर हवाई अड्डा बन गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाला, इसी के साथ भारत का 27वां हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा बन गया? 87वां एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा? कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उसके लिए 87वां यानी 87 बन गया है नंबर का, उत्तर प्रदेश का तीसरा। तो कुशीनगर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर जो जिला है वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है और ये मुख्य रूप से 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी, यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो उनको मृत्यु और अन्य धर्म के भाषा में बोलते मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसी के बाद हम देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था पहली बौद्ध संगीति का आयोजन? 483 ईसा पूर्व में ही राजगृह में किया गया था, जो कि मगध में स्थित था। और इस पहली बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य गौतम बुद्ध के उपदेशों और मठ के नियमों का संकलन करना था, यानी कि उनको कुछ किताबों के रूप में संकलित करना था ताकि आगे भविष्य में गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, जो उपदेश हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। तो पहली बौद्ध संगीति में 2 प्रमुख किताबों का या ग्रंथों का निर्माण किया गया, जो त्रिपिटक में से 2 हैं, एक सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन 2 प्रमुख ग्रंथों का निर्माण किया गया। और तीसरा ग्रंथ जो था इसमें अभिधम्म पिटक, उसका तीसरी बौद्ध संगीति में निर्माण किया गया। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक यानी कि 3 प्रमुख किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना जो की गई वो प्रथम बौद्ध संगीति में की गई जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उन्हें कुशीनगर में। उसके बाद बुद्ध के उपदेशों और उनके मठ से बने नियमों को संकलित करने के लिए इन 2 पुस्तकों का निर्माण किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और विनय पिटक में मठ से संबंधित नियमों को बताया गया है। तो अभिधम्म पिटक वो तीसरी बौद्ध संगीति में उसका आयोजन किया गया था जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसी के साथ देखें तो नगर विमानन महानिदेशालय विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, एक लीगल बॉडी है और यह नागरिक विमाननों को पंजीकृत करता है ना। इसके अलावा हवाई अड्डों को भी प्रमाणित करता है, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस भी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मामलों का क्रियान्वयन भी या समन्वयन भी करता है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुण कुमार अभी वर्तमान में DGCA के महानिदेशक हैं, यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर और छठा प्रश्न है हमारा कि कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है कौन? सोमालिया, घाना, तंजानिया, मेडागास्कर। तो इसका आंसर होगा घाना। कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का पहला बैच प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एक बैच प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन गावी के साथ, यानी कि WHO गावी के साथ, गावी एक संगठन है, उसके साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है और इसका उद्देश्य गरीब देशों को टीका प्रदान करना है जो कि कोविड-19 से संबंधित टीकों को खरीद नहीं सकते हैं या अपने यहाँ जो है उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो उन देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन गावी के साथ मिलकर कोवैक्स की पहल
के साथ इन कोविड-19 टीकों को पहुंचा रहा है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है और जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और 1948 में 7 अप्रैल से इस संगठन ने अपना कार्य करना शुरू किया था और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसमें 194 देश अभी शामिल हैं। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 194 देश हैं और इनमें से 150 देशों में इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय, इसके कार्यालय होने के साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल है। तो इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत इसका हिस्सा 12 जनवरी 1948 को बना था। भारत इसका हिस्सा जो बना था WHO का, वो कब बना था? 12 जनवरी 1948 में इसका सदस्य देश बना था WHO का। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय जो कार्यालय है, यानी कि 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक क्षेत्रीय कार्यालय जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय है, वो भारत के नई दिल्ली में ही स्थित है। इसी प्रकार से गावी पर एक दृष्टि डालें कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ये क्या है। तो इसका जो निर्माण है या इसका जो निर्माण किया गया वो वर्ष 2000 में किया गया। वर्ष 2000 में इसका निर्माण किया गया था। उसका कारण क्या था कि 1990 के दशक के अंत तक हम ये पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों की जो एक प्रगति थी या एक जो दौर था वो रुक गया था, जिसकी वजह से जो विकासशील देशों में लगभग 30 मिलियन बच्चों का घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं हो पाया था। यानी कि विश्व के ऐसे देश, अल्प विकसित देश या विकासशील देश जो कि घातक बीमारियों को लेकर जो वैक्सीन है उसका उत्पादन नहीं कर सकते थे या उसको किसी दूसरे देश से नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पर बच्चों को टीकाकरण नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर उन घातक बीमारियों से उनकी मृत्यु हुई। जबकि ऐसा नहीं था कि विश्व में टीके की कमी थी या वैक्सीन की कमी थी, ये टीका प्रभावी रूप से बाजार में उपलब्ध थे, लेकिन विकासशील देश या जो अल्प विकसित देश हैं वो इसे खरीदने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से ये टीका उन देशों में नहीं पहुंच पाया और विकासशील या अल्प विकसित देशों में नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बच्चों की घातक बीमारियों से मृत्यु हो गई। इसके बाद बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके जो संस्थापक सहयोगी हैं उनके समूह ने विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में लागत प्रभावी यानी कि कम रेट पर या मुफ्त में वैक्सीन के निर्माण की प्रभावी दिशा में काम किया कि उन देशों में ही जो है वैक्सीन का निर्माण हो। इसके लिए कुछ प्रभावी तंत्रों को स्थापित करना शुरू किया और इसके बाद 2000 में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गावी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ये है कि विश्व के उन गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है जो किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उनके पास उस वैक्सीन को खरीदने और उसके साथ साथ उसका निर्माण करने के लिए पैसे नहीं हैं, संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो उन देशों को उन बीमारियों से संबंधित वैक्सीन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है गावी का। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में रखा है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में शामिल किया है अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्पष्ट रूप से फिनो पेमेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल किया है और ये जो सूची में शामिल किया है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया है। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 जो है आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें यदि किसी बैंक को शामिल किया जाता है तो वो भारत में अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य करती है। यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है जो दूसरी अनुसूची में है, ये परिवर्तनशील सूची होती है। यदि कोई बैंक भारत में कार्य करना बंद कर देता है
तब वह आरबीआई उसे इस सूची से बाहर कर देता है, यानी कि अब वह भारत में कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई बैंक भारत में स्थापित होता है और वह भारत में बैंकिंग सुविधाएं देना चाहता है और बैंकिंग का बिजनेस व्यापार करना चाहता है, तो वह विभिन्न मानकों को पार करके आरबीआई उसे दूसरी अनुसूची में शामिल करती है, जिसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं या शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो आरबीआई जो है बैंकिंग, भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। और आरबीआई की स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट यानी कि आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। लेकिन 1935 के बाद 1937 में 1937 में 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1937 में इसकी स्थापना कहाँ कर दी गई? मुंबई में कर दी गई। फिर इसके बाद देखें तो स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया और इसे फिर भारत सरकार के अधीन ले आया गया। भारत सरकार के अधीन इसे लाया गया कब? 1 जनवरी 1949 को। और इसके प्रथम जो गवर्नर रहे वो कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और वर्तमान जो गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, वह किस राज्य में खोजी गई? तो ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में इस एल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जो कि 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। और ये नई प्रजाति जिसको नाम दिया गया क्रेमेंथोडियम इंडिकम, इसको नाम दिया गया। और ये हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है, हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। ये क्या कौन सा पौधा है? ये पौधा का नाम है क्रेमेंथोडियम इंडिकम इस पौधे का नाम है। तो ये प्रजाति राज्य के तवांग जिले में पेंगाटेक स्तो झील में स्थानिक है। किसमें पाया जाता है? ये मुख्य रूप से तवांग जिले के पेंगाटेक स्तो झील, ये किस राज्य में है? पेंगाटोक स्तो झील अरुणाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर मुख्य रूप से ये स्थानिक पौधा है, वहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। तो आईयूसीएन में इसको संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया, गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि देश भर में गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। तो संत गुरु रविदास जयंती की 644वीं जयंती जो मनाई गई वो कब मनाई गई? 27 फरवरी को मनाई गई। और इनको जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। और गुरु रविदास को रैदास, रोहिदास और रूहीदास के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म पर भी इनका प्रमुख प्रभाव पड़ा और उनके जो भक्ति कविताएं हैं उनमें से 40 भक्ति कविताओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। इसी के साथ देखें तो गुरु रविदास जी का जन्म जो हुआ वो वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धन गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के सीर गोवर्धन गांव में हुआ और उनके जन्म स्थान को अब गुरु रविदास जन्म स्थान कहा जाता है। इसके साथ ही वह भक्ति आंदोलन के एक भारतीय कवि संत थे। वह किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से संबंधित थे और ये भारतीय कवि संत थे। उन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में रविदासिया धर्म की स्थापना की। रविदास जी ने किस धर्म की स्थापना की? रविदासिया धर्म की स्थापना की, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि रविदासिया धर्म की स्थापना किसने की? रविदास जी ने की, गुरु रविदास ने की। उनका जो एक प्रभाव था वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा
और पंजाब के क्षेत्रों में फैला हुआ था और वह एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत थे। इसके साथ ही हिंदू धर्म पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म के भीतर दादूपंथी परंपरा आगे विकसित हुई, जिसमें पंचवाणी पाठ होता है। दादूपंथी परंपरा में हिंदू धर्म के भीतर एक परंपरा स्थापित हुई जिसका नाम था दादूपंथी परंपरा, और उस परंपरा में पंचवाणी पाठ होता है। पंचवाणी पाठ किस परंपरा से संबंधित है? दादूपंथी परंपरा से संबंधित है, और इसमें रविदास की कविताओं को भी शामिल किया गया है। रविदास जी ने बड़े पैमाने पर जाति और लैंगिक भेदभाव के सामाजिक विभाजन को हटाने पर भी बल दिया है। तो इसी के साथ देखा जाए तो भक्ति आंदोलन एक आस्तिक प्रवृत्ति है, यानी कि भक्ति आंदोलन में हम ये देखते हैं कि सारी जो भक्ति भावना है वो भावनात्मक है, भावपूर्ण प्रवृत्ति की पाई गई है। और ये आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ, और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से नैनार और अलवार नाम के दो संप्रदाय यहाँ पर, दो लोग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया। नैनार और अलवार ये दो मुख्य रूप से पंथ दिखाई देते हैं दक्षिण भारत में। नैनार जो कि शिव की भक्ति में लीन हैं और अलवार जो कि विष्णु के उपासक हैं। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाले माने गए। फिर इसके बाद ये दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ था और फिर इसके बाद ये उत्तर की ओर फैला। फिर 15वीं शताब्दी तक आते आते ये उत्तर और पूर्व भारत में, यानी कि ये पूर्व और उत्तर भारत में फैला। फिर इसके बाद देखा गया कि ये जो पूरा भक्ति परंपरा है इसमें देवी देवताओं के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें विकसित हुई, और इसमें भक्ति परंपरा में भावनात्मक प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल दिया गया, ना कि तार्किक प्रवृत्ति पर बल दिया गया। यानी कि ईश्वर से प्रेम इस चीज़ में इसमें दिखाया गया है। इसमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के गीतों और संगीतों का संकलन किया गया, कविताओं का संकलन किया गया, जिसमें से रविदास जी ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से भक्ति परंपरा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और अंतिम प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि मंत्रालय, पर्यावरण जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, और ये प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शहरों की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान को तैयार करना है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो शहरी चुनौतियां हैं, शिक्षा, व्यवसाय, उन सभी से संबंधित जो या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बेसिक जो संरचनाएं हैं, उसको विकसित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। किसका? सिटी इनोवेशन एक्सचेंज का। यानी विभिन्न प्रकार के जो नए आइडियाज़ हैं उसके द्वारा शहरों का विकास कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और इस प्लेटफॉर्म में 400 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, 100 स्मार्ट शहरों और 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट्स को शामिल किया गया है। तो इसी के साथ ये था हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करें। और इस वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर चलते हैं, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वो कोई प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स के बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर तो आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं देना है। और ये प्रश्न पिछले पूछे गए वीडियोज़ में से ही होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसका आंसर जरूर देंगे और कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो को, ताकि आप एक प्रश्न से कई प्रश्नों का निर्माण कर सकें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।